नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। सागर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोली लग गई और एक 10 साल के बच्चे की जान चली गई। खुरई इलाके का यह पूरा मामला है। गोली लगने से बच्चे की मौत हुई है और जानकारी जो सामने आई है, पड़ोसी के बच्चे के साथ यह बच्चा खेल रहा था और इसी दौरान गोली लग गई और बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद पड़ोसी और बच्चा फरार हो गए हैं। पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है, मौके पर पहुंच चुकी है। तो ये सागर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बच्चे की मौत हो जाती है। 10 साल का यह बच्चा बताया जा रहा है जिसकी गोली लगने से मौत हुई है। कैसे लगी गोली अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पड़ोसी के बच्चे के साथ खेल रहा था, इसी दौरान बच्चे को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जानकारी जो अभी तक सामने आई है उसमें यह भी पता चला है कि पड़ोसी जिसके बच्चे के साथ ये खेल रहा था, मासूम जिसकी मौत हुई है, पड़ोसी अपने बच्चे को लेकर फरार हो गया है। तो क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसको खंगालने की और जरूरत है, क्योंकि गोली लगने से 10 साल के बच्चे की मौत हुई है। फायर हुआ है, क्या यह गलती से फायर हुआ है या जानबूझकर गोली चलाई गई है, क्या है पूरा मामला? इसी पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। खुरई इलाके का यह मामला है। सागर से खबर आपको बता रहे हैं और मौका वारदात की यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं। यहीं पर यह बच्चा खेल रहा था, पड़ोसी के ही बच्चे के साथ खेल रहा था और यहां गोली लगी। स्वाभाविक है कि किसी ने फायर किया है। अब वो गलती से हुआ है या जानबूझकर किया गया है, इसी मामले को खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। और किसके द्वारा किया गया है, कौन है वो शख्स, उसको पकड़ने की भी तैयारी पुलिस कर रही है। जाहिर सी बात है। रचित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं पूरा मामला। रचित, बच्चा खेल रहा था पड़ोसी के बच्चे के साथ, गोली चलती है, बच्चे की मौत हो जाती है। कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या पुलिस तफ्तीश में अब तक सामने आ सका है? जी, आपको बता दें कि खुरई के शिवाजी बाड़ में तालाब के किनारे पड़ोसी के बच्चे के साथ ये 10 वर्षीय बच्चा राघव खेल रहा था। तभी अचानक से गोली चली और गोली लगने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी जानकारी जब परिजनों को लगी तो वो वहां पर पहुंचे और देखा तो बच्चा मृत हालत में पड़ा हुआ मिला। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। हालांकि प्रथम दृष्टया इसमें निकल कर यही आ रहा है कि गोली लगने के बाद पड़ोसी अपने बच्चे के साथ फरार है, तो पुलिस उस पर शंका जाहिर कर रही है। हालांकि अब जांच के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा कि गोली कैसे चली, कैसे बच्चे की मौत हुई। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। एक्सक्लूसिव खबर और तस्वीरें भी मौके की हम दिखा रहे हैं। पुलिस भी जांच कर रही है। अब देखना होगा इस मामले में क्या सामने आता है। बच्चे की मौत किसकी गोली से हुई है, यह देखना होगा। और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। 18 जिलों की 46 निकायों में चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर फोकस कर रहे हैं। 27 सितंबर को दरअसल यहां पर वोटिंग होनी है, जबकि 30 सितंबर को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। अब वोटिंग की बारी है। 27 सितंबर को 18 जिलों के 46 निकायों के लिए वोटिंग होनी है। सागर, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर और झाबुआ में चुनाव होने हैं। 3000 से ज्यादा उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। पिछले 2 चरणों में 9 महापौर बीजेपी के, जबकि कांग्रेस के 5 महापौर जीते थे। वहीं सिंगरौली में आम आदमी पार्टी, जबकि कटनी में निर्दलीय उम्मीदवार ने महापौर के पद पर बाजी मारी थी। अगले साल यानी कि 2023 में सूबे में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव में भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो निकाय चुनाव के आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपना दम भी दिखाया। सीएम शिवराज ने झाबुआ में धूप में खड़े होकर जनता को संबोधित किया, तो कमलनाथ छिंदवाड़ा में थे, चुनाव प्रचार किया और सरकार को जमकर निशाने पर लिया। झाबुआ में सीएम शिवराज नायक अवतार में नजर आए। उन्होंने धूप में आकर जनता को संबोधित किया। सीएम ने कहा, जनता धूप में तो मुख्यमंत्री भी धूप में रहेगा। सीएम ने अधिकारियों को भी चेतावनी दी और राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर पूरे जिले में जांच का भरोसा दिया। कैरावत बड़ी में संचालित राशन दुकान पर
अनाज समय पर नहीं मिलने और अनाज वितरण में धांधली किए जाने विषय। अब मैं काय को छोड़ूंगा, कौन है ये फूड वाला? त्यागी जी को भी जिले के बाहर पूरी जांच करवाऊंगा इसकी छोड़। वहीं निकाय चुनाव प्रचार में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की दमुआ नगर पालिका में भी हुंकार भरी। कमलनाथ ने किसान आत्महत्या, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। पर निवेश कोई मध्य प्रदेश में लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1। 18 जिलों के 46 निकायों में प्रचार का शोर थम चुका है और 27 सितंबर को इसके लिए वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 30 सितंबर को सामने आएंगे। 3000 प्रत्याशी कुल मिलाकर मैदान में उतरे हुए हैं और अपने भाग्य का फैसला करने के लिए अभी तक तो प्रचार कर रहे थे, अब डोर टू डोर पर उन्होंने फोकस शुरू कर दिया है। चलिए ओवरऑल बात कर लेते हैं कि इलेक्शन को लेकर तैयारियां क्या हैं। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं वासु से। वासु, इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर? कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? कितने संवेदनशील या अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं? फोर्स कितनी डिप्लॉय की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, अगर चुनाव आयोग की बात करें तो इन 46 निकायों के लिए पूरी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। सभी घरों में बीएलओ के माध्यम से जिस तरीके से चुनाव आयोग के निर्देश थे कि घर घर तक मतदाता पर्ची पहुंच जाए, उसका काम सुनिश्चित रूप से कर लिया गया है। और इन चुनावों को लेकर लगातार जो निर्वाचन आयुक्त हैं लगातार इन 18 जिलों के कलेक्टर से भी संवाद करते रहे, संपर्क करते रहे। ऐसे इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है जो सेंसिटिव जोन में है, वहां पर सेंसिटिव जो बूथ वो चिन्हित कर लिए गए हैं और वहां पर जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण रूप से मतदान हो सके। वहीं अगर सियासी दलों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो सीधे इन चुनावों में इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि अगले साल अब सीधे विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो उससे पहले एक रियलिटी टेस्ट के तौर पर भी इन चुनावों को देखा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस कितनी मजबूत है। लिहाजा दोनों ही दलों ने बूथ पर खासा फोकस किया है। इलेक्शन वाले दिन के लिए अपने अपने बूथ एजेंट्स जो हैं उनको तैनात कर दिया, उनको निर्देशित कर दिया है। बीते जो चुनाव हुए थे नगरीय निकाय के, या पहले चरण के हम उन्हें चुनाव कह सकते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से आगे खड़ी हुई नजर आई थी पुनीत। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी दम भरा है और खुद कमलनाथ ने चुनावी प्रचार की कमान को संभाला। जिस तरीके से हमने देखा कि आज वो अपने गढ़ में यानी कि छिंदवाड़ा में भी नजर आए, तो कांग्रेस की कोशिश है कि बेहतर रूप से इस चुनाव में बीजेपी को फाइट दिया जाए ताकि कार्यकर्ताओं को भी मोरल बूस्ट हो विधानसभा चुनाव के पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मोरल बूस्ट करने के लिए दोनों दलों ने तो ताकत लगा दी है, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी यहां पर किस्मत आजमा रही है, क्योंकि एक नगर निगम में जीत मिल गई तो आम आदमी पार्टी का भी मोरल बढ़ा हुआ है अपने आप में। इसके अलावा जयेश जो है वो भी कहीं ना कहीं झाबुआ जैसे इलाकों में, क्षेत्र में जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर वो भी ताल ठोक रही है। निर्दलीय भी मैदान में उतरे हुए हैं। किसका खेल बिगाड़ेंगे, नतीजे बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। कमलनाथ पर प्रदेश के कृषि मंत्री ने भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए। कमल पटेल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर उनके ही गढ़ में आरोप लगाया। उन्होंने छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि डैम और सिंचाई के नाम पर 500 करोड़ खा गए। कमल पटेल यही नहीं रुके, उनका कहना था कि जांच चल रही है और कमलनाथ जेल तक जा सकते हैं। अरे मैं पूछता हूँ कमलनाथ जी से, तुमने 500 करोड़ रुपए एडवांस लेकर खा गए, डैम के नाम पर, सिंचाई के नाम पर कुछ जांच चल रही, जेल जाएंगे। इनके भांजे के वो जेल में गए, जवाब दो। इनके पिए क्या है, छापे पड़े, करोड़ों रुपए निकले, किसके हैं ये? कमल पटेल के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना था कि जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है, इसीलिए बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार कुशासन की कलई खुल गई है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में भाजपा के नेता बौखला रहे हैं, बौखलाहट में उल जलूल बातचीत कर रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अगले साल होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज हो चली है।
इधर प्रदेश में चल रहे फर्जी मदरसों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। एक साल में एक कमरे में चल रहे 48 मदरसों की सरकारी ग्रांट रोक दी गई है। वहीं 52 और मदरसों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। इधर मदरसों पर कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। मदरसों पर सियासी महाभारत छिड़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमला बोलते हुए कहा कि उन्हीं मदरसों पर कार्रवाई हुई जिनका कोई सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं था। साथ ही उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है और बीजेपी हिंदुस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है। देखिए, मदरसों पर कार्रवाई नहीं की गई है। जो फर्जी मदरसे चल रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है। जो मदरसे का सामाजिक और राष्ट्रीय कोई दृष्टिकोण नहीं था उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ये तो सबका एजेंडा है और इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस जो है पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है। इधर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने में लगी है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार गंभीर नहीं दिखती। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना राजनीतिक एजेंडा मंसूबे साधने की कोशिश कर रही है, जबकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रति सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। फर्जी मदरसों पर सरकार शिकंजा कस रही है। सरकारी अनुदान से एक कमरे में चल रहे मदरसों को दोबारा ग्रांट नहीं दी जा रही है। वहीं 52 ऐसे ही मदरसों को बंद करने की तैयारी भी है। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कोटा के बाद श्योपुर में पीएफआई का दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो रहा था। पीएफआई ने श्योपुर को जांच एजेंसी के रडार से बचाने के लिए चुना था। श्योपुर में कोई दूसरे आतंकी संगठन का अड्डा चूंकि नहीं था, इससे जांच एजेंसियों को पीएफआई पर शक न होता। सिमी नेटवर्क का इस्तेमाल कर खुद को पीएफआई मजबूत कर रही थी। एमपी के श्योपुर से राजस्थान के कोटा की दूरी भी काफी कम है। ऐसे में सिमी जेएमबी के बाद एमपी को पीएफआई अपना गढ़ बनाना चाहता था। पीएफआई के मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजस्थान के कोटा में पहले ट्रेनिंग सेंटर के बाद अब मध्य प्रदेश के श्योपुर में दूसरा ट्रेनिंग सेंटर जो है पीएफआई खोलने जा रहा था। इस ट्रेनिंग सेंटर को यहां पे बनाने का मकसद यही था कि श्योपुर जिले में जांच एजेंसियों की रडार पर वो जिला नहीं था और वहां पर किसी तरीके की आतंकवादी गतिविधियां भी नजर नहीं आ रही थी। सिमी के अलावा जो दूसरे आतंकी मध्य प्रदेश में संगठन के तौर पर सक्रिय हैं, वहां पर भी उनकी कोई मौजूदगी नहीं थी। यही कारण था कि श्योपुर जिले को चुना गया और पहले कोटा के ट्रेनिंग सेंटर से मध्य प्रदेश के श्योपुर के ट्रेनिंग सेंटर की जो तैयारी चल रही थी बनने की, उस ट्रेनिंग सेंटर की दूरी भी आपस में काफी कम है। यही कारण है कि इस जिले का चुनाव जो है पीएफआई ने किया। सिमी के नेटवर्क के इस्तेमाल से अपने नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया जा रहा था। तो जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, चारों आरोपियों से वैसे वैसे मध्य प्रदेश में किस तरीके की प्लानिंग थी, किस तरीके की रणनीति थी, इस बात का खुलासा होता जा रहा है। कैमरामैन खेलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का जो बयान आया है, इस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जहांगीराबाद थाने में इसको लेकर शिकायत कर दी है। आरिफ मसूद को दरअसल सिमी का सदस्य रामेश्वर शर्मा ने बताया था। एक विधायक दूसरे विधायक को, बीजेपी के विधायक कांग्रेस के विधायक को सिमी का सदस्य बता रहे हैं। रामेश्वर शर्मा। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है और मांग न माने जाने पर प्रदर्शन की चेतावनी भी साफ तौर पर दे दी है। रामेश्वर शर्मा की स्थिति यह है कि कछुए की तरह है, एक बयान देते और मंडी अंदर करके 6 महीने तक बैठ जाते हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है कि बीडी शर्मा को उनके जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के क्षेत्र की जनता की तरफ से चंदा करेंगे कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया जाए इनका, क्योंकि आए दिन आते हैं कभी दिग्विजय सिंह जी पे, कभी आरिफ मसूद जी पे अनगढ़ंत बयानबाजी करते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं।
मध्य विधानसभा के पार्षदगण थाने पर उपस्थित आए थे। उनके द्वारा एक आवेदन पत्र मुझको दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा लिख किया गया आवेदन पत्र में कि माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी द्वारा माननीय विधायक तारिक मसूद जी के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणियाँ की जाती हैं, इस आशय का आवेदन दिया गया है। क्या अनर्गल टिप्पणियाँ की जा रही हैं और उस संबंध में क्या विधि अनुसार कार्रवाई हो सकती है, आवेदन पत्र की जांच के बाद इसे सर पर पहुँचा जाएगा और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके विधि अनुसार कार्रवाई होगी। जहांगीराबाद थाने में कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत कर दी है। रामेश्वर शर्मा ने अपने ही साथी विधायक जो हैं, जो भोपाल से ही आते हैं, आरिफ मसूद, उनको सिमी का सदस्य बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, बात मुरैना की कर लेते हैं। मुरैना जब याद आता है तो मिलावट अपने आप याद आ जाती। खाद्य विभाग और पुलिस ने यहां बड़ी कार्रवाई की और 500 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया। पुलिस ने मिलावटी सामान भी यहां से पकड़ा है। मुरैना में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने सफेद जहर के काले कारोबार पर शिकंजा कसा है। वाहन चेकिंग के दौरान 500 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया है। रिफाइंड ऑयल, 3 कैन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 20 किलो ग्लूकोज पाउडर भी मिला है। इन सब का इस्तेमाल दूध बनाने के लिए किया जाता था। थाना नगरा पुलिस के द्वारा इलाका भ्रमण के दौरान एक दूध की गाड़ी को पकड़ा गया था। उसे चेक करने पर उन्होंने पाया कि उसमें 6 कैन दूध की और 3 कैन उसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 2 टीनें भरी पाई गई और पाउडर का आधा कट्टा माल्टो पाउडर का पाया गया। मिलावट को लेकर प्रदेश में सख्त कानून है, बावजूद इसके मिलावटखोर बाज नहीं आ रहे। पुलिस आरोपी ड्राइवर से पूछताछ कर रही है।